हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग फराजी सेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। फराजी सेक्ट पेज नंबर जो 38 पे है, फराजी सेक्ट, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग बहावी सेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग किताब खोल लीजिए, देखिए। The Wahhabi, a sect which called upon Muslims to return to pure Islam, carried on an organized struggle against British rule। यानी वहाबी एक संप्रदाय था जो मुस्लिम वर्ग का ही था, और वो अपने आप को प्योर इस्लाम के रूप में स्वीकार करते थे, मानते थे। और वह जो है ब्रिटिश के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड होके एक संगठित तरीके से विद्रोह करने लगा। इट्स लीडर सईद अहमद of Railbareli was determined to restore Muslim power in India। यानी इसके जो नेता थे आपको, वह थे अहमद शाह, सैयद अहमद। इनके नेता कौन थे? सैयद अहमद, जो रायबरेली यूपी में है, वहाँ के थे। और वो चाहते थे कि फिर से रिस्टोर हो मुस्लिम पावर का। ठीक है, ये जो मूवमेंट्स है, ये जो आंदोलन है, आपको 1829 से 1870 तक ये रहा है ना। एवरी रैंक्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी समाज में जितने भी रैंक के, चाहे जो प्रेस्ट हो या मर्चेंट्स हो या सोल्जर्स या प्रीचर्स, यानी उपदेशक जो थे, या पीजेंट्स लोग, ये सभी लोग जो है मुस्लिम वर्ग, सभी लोग इसमें भाग लिए, है ना। और बंगाल में, बिहार में, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अभी जो अफगानिस्तान वाला भाग सब जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही आता है ना। हैदराबाद, मद्रास, इन सब जगह पे जो ये मूवमेंट चला। Such was the popular appeal of the movements that in the Deccan, women sold their jewels and donated the proceeds to movements। यानी ऐसा ही एक अच्छा इसमें क्या हुआ था, तो डेक्कन जो साउथ में, वहाँ की महिलाएं लोग क्या है, अपने गहना जेवरात को बेच करके और उस पैसा को जो है मूवमेंट पे खर्च किए, जिससे मूवमेंट बढ़ सके। तो ऐसा भी हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन द बिगिनिंग Hindus were suspicious of motives of the Wahhabi। suspicious of माने शंकालु। शुरुआत में जो है ना, हिंदू लोग जो इसे शंका करते थे, है ना। लेकिन जब बाद, however as the movement became increasing, हालांकि बाद में जब मूवमेंट बढ़ा, तो इसमें जो है ये लोग भी जो है भाग लिए। जब देखा कि ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, तो हिंदू लोग भी इसमें भाग लिए और मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने में मदद किए, और हिंदू लोग का भी सिंपैथी जो है इस सपोर्ट प्राप्त किया। द मूवमेंट्स which was undoubtedly religious in its origin assumed the character of a class struggle in one simplicity। ये जो मूवमेंट्स था, मुख्य रूप से जो है शुरुआत में धार्मिक आंदोलन था, लेकिन शीघ्र ही जो है आगे जाकर के एक क्लास स्ट्रगल का रूप ले लिया, स्पेशली इन बंगाल वेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनल डिस्टिंक्शन। विशेष रूप से बंगाल में, वहाँ जो है जानते ही सभी वर्गों का भेद था, तो उसमें जो है अपना एक अलग रूप ले लिया, एक क्लास स्ट्रगल का रूप ले लिया। ठीक है, और ये पीजेंट्स के सपोर्ट में, पीजेंट्स के पक्ष में जो है आंदोलन करने लगे, और जो लैंडलॉर्ड्स जो सताते थे पीजेंट्स लोग को, उसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। एक और यहाँ पे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ द वहाबी इन ए डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में वहाबी थे, तो वह जो एक लेटर लिखते हैं, रोट हंटर जो उसमें कमिश्नर माना ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको एक लेटर लिखते हैं। इज ए स्टैंडिंग मीनियंस टू ऑल क्लासेज पोसेस्ड ऑफ प्रॉपर्टी। माने ये लिखते हैं कि प्रॉपर्टी रखना सभी लोगों के लिए एक रुकावटें हैं, एक बाध्यता है। ऐसे करके लेटर उनको लिखता है। द गवर्नमेंट टुक स्टर्न मेजर्स टू पुट डाउन द वहाबी, यानी वहाबी मूवमेंट को दबाने के लिए एकदम पूरा कड़ा स्टेप लिया ब्रिटिश कंपनी। मेनी लीडर्स वर पुट टू डेथ एंड सेंट टू प्रिजन्स। बहुत सारे लीडर को जो है मौत की घात उतार दिया गया, बहुत सारे को कैद करके जेल में डाल दिया गया। एक घटना थी ये वहाँ। इन फरवरी 1822 वायसराय लॉर्ड मायो व्हाइल ए विजिट द प्रिजन इन अंडमान्स वाज fatally stabbed by a prisoner called Sir Ali। यानी ये कह रहा है यहाँ पे 1872 ईस्वी में जब लॉर्ड मेयो जो है आपको अंडमान में जेल को जो मुआयना करने जब गए, तो वहाँ पे एक शेर अली नाम का व्यक्ति था, वह जो है चाकू से है छुप के उस पर वार कर दिया। हालांकि जब बाद में जब जांच हुआ,
जब बाद में जांच हुआ तो शेर अली और वहाबी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, यानी इस संस्था का वो कोई मेंबर नहीं था। हालांकि बाद में जाकर के शेर अली केम टू बी कंसिडर्ड एज द मार्टिर टू द कॉज। बाद में जाकर के शेर अली को जो है वहाबी आंदोलन के मार्टिर के रूप में, शहीद के रूप में याद किया गया, माना गया। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, इंडियन रिविलियंस। द इंडियन रिविलियंस ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और द सिपॉय रिविलियन और इंडियन म्यूटिनी। यानी 1857 का जो क्रांति था, भारतीय इंडियन रिविलियन या भारतीय विद्रोह जो था, उसको भारतीय इतिहासकार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रथम संघर्ष उसको कहा जाता है भारतीय इतिहासकार द्वारा। जबकि ब्रिटिश इतिहासकार जो है उसको केवल सिपॉय रिविलियन कहते हैं, सिपाही विद्रोह करते हैं। इंडियन म्यूटिनी यानी भारतीय विद्रोह, सैन्य विद्रोह कहते हैं। म्यूटिनी मीन्स होता है सैन्य विद्रोह। दिस वाज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों में जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, जो नीति था, उसके खिलाफ डिफरेंट आर्मियोज में आपको व्यापक स्तर पे बहुत समय से, प्रोलॉन्ग बहुत समय से जो असंतोष की भावना थी। स्मॉल प्रिकर्सर्स ऑफ ब्रीइंग discontent involving incidents of the erosion in the cantonment areas began to manifest themselves in January। कहता है छोटे छोटे स्तर पे जो है विद्रोह के बाद, मतभेद के बाद जो है लोगों में उपजा दिखाई दे रहा था, लेकिन व्यापक स्तर पे जो है जनवरी महीना में 1857 के जनवरी माह में जो है मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। लेटर ए लार्ज स्केल रिविलियन ब्रेक आउट इन मई, और मई में जाकर के व्यापक स्तर पे जो है वाइड स्प्रेड है ना, फुल फ्लेज जो है मूवमेंट शुरुआत हो जाते हैं। मई में जाकर के पूरा मूवमेंट जो है बहुत व्यापक स्तर पर होने लगते हैं और डिफरेंट सेक्टर में, रीजन में वो फैल जाते हैं। दिस वॉर ब्रॉट अबाउट द एंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ शासन चल रहा था, तो उनके हाथों से शासन का बागडोर ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेता है अपने हाथों में, यानी ब्रिटिश राज की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अगले 90 वर्ष तक, यानी 1947 तक जो है ब्रिटिश राज कहीं कायम रहा। हालांकि सम स्टेट्स, कुछ ऐसे भी राज्य थे जो देश में स्वतंत्र होकर अपना क्षेत्रों में राज करते थे। चलिए आगे चलते हैं। कॉज द रिविलियन और द वार फॉर इंडिपेंडेंस हैड डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल कॉज। यानी इस युद्ध के होने का कई सारे फैक्टर था, कॉजेज था, है ना। डाइवर्स पॉलिटिकल यानी कई तरह के राजनीतिक कारण था। देश के कई सारे रियासत को राज्य छीन गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, सब्सिडी अलायंस के द्वारा उसके राज्य को छीन जाता था। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी ब्रिटिश का ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी था जिससे यहाँ के पीजेंट्स लोग, जमींदार लोग, सबको जो है लैंड छीनते जाता था। सभी की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। मिलिट्री, यहाँ के सैनिक लोग, भारतीय सैनिक सब जो थे खासकर बहुत ही परेशान थे, उनसे सब भेदभाव होता था। रिलीजियस, कई तरह का धार्मिक मामला भी ऐसा था जो इसमें होने का कारण बना, और सोशल कॉजेज भी था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। The sepoys in हिंदी वर्ड सोल्जर्स यूज फॉर नेटिव इंडियन सोल्जर्स, यानी भारतीय लोग जो माने ब्रिटिश आर्मी में थे उसको सिपॉय कहते थे, सिपाही कहते थे। ठीक है ना। बंगाल के आर्मी में जो थे वो भी ब्रिटिश का ही आर्मी था, तो उसको क्या कहते थे, सिपॉय कहते थे। तो इन लोगों का अपना मांग था, ब्रिटिश राज से कुछ विशेष मांग का लिस्ट था। मेनली कॉज्ड बाय द गल्फ बिटवीन द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड देयर इंडियन ट्रूप्स, यानी ब्रिटिश ऑफिसर और इंडियन ट्रूप्स जो था, इन दोनों के बीच में जो गैप था यानी गल्फ था, उस गल्फ को कम करने के लिए मांग था। इट वाज आल्सो रूमर्ड दैट द ब्रिटिश हैड बिगन टू यूज न्यू बुलेट्स दैट हैड काउ एंड पिग फैट ऑन देम। एक उसी समय एक ऐसा अफवाह भी चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक नए ढंग का जो है फल जो है बुलेट्स जो है यूज करने वाले हैं, जिसको दांत से काट कर फेंकना है और उसमें आपको गाय और सुअर की चर्बी दिया गया है। तो इससे जो सैनिक में आपको भारतीय लोग थे जो हिंदू थे, उसके लिए शुगर, गाय जो है आपको माने अशोभनीय था, अच्छी बात नहीं थी। और जो मुस्लिम थे उसके लिए शुगर का चर्बी था वो अच्छी बात नहीं थी। इसलिए इन दोनों सैनिक जो है, दोनों संप्रदाय के लोग जो है माने
विरोध करने लगा, ठीक है ना। इन दोनों के फेथ के खिलाफ था, इसलिए ये दोनों धर्म के लोग जो आर्मी में थे वो विरोध करने लगा। मंगल पांडे सब उसी समय आपको इसमें विरोध किया था, ठीक है। आगे देखिए, अदर देन इंडियन यूनिट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मीज, मच ऑफ द रेसिस्टेंस केम फ्रॉम द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। यानी आर्मी के अलावा, आर्मी से अधिक उस समय जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थे, यानी पहले के जो आपको कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग थे, ये लोग और अधिक ब्रिटिश से परेशान थे, क्योंकि उन लोगों का जो पावर धीरे धीरे डाउन होते जा रहे थे। स्टीडली धीरे धीरे उसकी पावर जो है इरोड होता, यानी कम होते जा रहा था ब्रिटिश राज के अंदर में, इसीलिए लोग और परेशान थे। चलिए अब लोग पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, यानी भारत के धन का निष्कासन, है ना, भारतीय धन का निष्कासन। इन कॉलोनियल इंडिया द ब्रिटिश वेयर नॉट ओनली वंस इंस्ट्रूमेंट इन द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, यानी कहता है औपनिवेशिक भारत में केवल ब्रिटिश ही यहाँ से धन का निष्कासन नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश पावर इन इंडिया एट लीस्ट इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी शुरुआत में ब्रिटिश जो है शुरुआती दौर में था, रेस्ट और जो यूरोपियंस थे, है ना, जैसे पुर्तगाली था, डच था, है ना, फ्रेंच था, ये सभी जो है आपको आया और धन का यहाँ से निष्कासन किया, है ना। लेकिन ब्रिटिश भी किया, बहुत किया। फ्रेंच सोल्जर्स, ट्रेडर्स, सब आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स इन पार्टिकुलरली कंस्टिट्यूटेड एन इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ सपोर्ट टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में आपको फ्रेंच इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ट्रेडर, सोल्जर, ये सभी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, सपोर्ट किया, ठीक है। द लिटरेरी वेल्थ ऑफ इंडिया, देखिए लिटरेरी वेल्थ मीन्स होता है बौद्धिक साहित्यिक संपत्ति, है ना। एक तो पैसा वाला संपत्ति होता है, लेकिन लिटरेरी वेल्थ मीन्स होता है साहित्यिक संपत्ति। भारत का जो साहित्यिक संपत्ति उस समय था, उसको जो है फ्रेंच के द्वारा, है ना, फ्रेंच के द्वारा वहाँ का सोल्जर, ट्रेडर, स्कॉलर जो है, जैसे देखिए A.H. पोलियर और जीन बैप्टिस्ट जेंटल, ये सभी आपको मल्टी टैलेंटेड था, मल्टी प्रोफेशनल था, ये सब जो है यहाँ से लिटरेरी वेल्थ को यहाँ से ले गया शिप के द्वारा, जहाज के थ्रू। मेनी ऑफ देयर कलेक्शंस आर हाउस्ड इन बिब्लियोथेक नेशनल्स, पेरिस में जो है ये जगह है, हाउस है, वहाँ पर उसको रखा गया। दीज इंक्लूड्स, इसमें देखिए क्या क्या रखा है, प्राइसलेस पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी पर्शियन भाषा में लिखित हस्तलिपि जो प्राइसलेस है, यानी मूल्य विहीन है, अमूल्य है, उसको यहाँ से ले गया गया। उसमें देखो शाहनामा था, अकबरनामा था। इसके अलावा आपको दीवान ऑफ फेमस ओरिएंटल पोएट्स जैसे हाफिज, फिर गुलिस्तान, बॉस्टन ऑफ सादी, ये सभी जो है हस्तलिपि था, लिखित था, उसको यहाँ से ले गया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्राइवेट फॉर्चून्स अमास्ड बाय दीज मेन ऑफ मल्टीपल प्रोफेशंस वेयर आल्सो ट्रांसफर टू फ्रांस, जो यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो अपना निजी व्यापारी करते थे, वो लोग भी अपना मुनाफा यहाँ से लेकर के अपने देश भेजा यानी निजी संपत्ति को भेजा। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वेर कलेक्टेड थ्रू प्राइवेट ट्रेड, यानी बड़े स्तर पे जो है वहाँ के लोग जो है जो यहाँ पर आए थे, भारत में आए थे, वो अपना निजी व्यापार किया और मुनाफा कमा करके उसको ले गया। देखिए व्हेन पोलियर लेफ्ट फॉर फ्रांस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में जब पोलियर जो है फ्रांस के लिए यहाँ से प्रस्थान किया, वह जो उसमें बहुत धनिक हो चुका था, बहुत उसके बाद संपदा हो चुका था, है, चूँकि प्राइवेट ट्रेड वो किए थे, निजी व्यापार किए थे। फ्रेंच men like डी बोर्ने who served Indian rulers as a commandant also indulged in private trade and had connection for other incomes, यानी डी बोर्ने जो था ना, वो भारतीय राजा के दरबार में कमांडेंट का काम करता था, वो प्राइवेट व्यापार भी करता था, उसके अलावा अदर इनकम से भी वो, अदर स्रोत से भी वो इनकम करता था। इन 1797 when डी बोर्ने who served the मराठा लीडर सिंधे रिटर्न टू फ्रांस, यानी 1798 में जब वो लौटने लगा, और उससे पहले वह मराठा शासक सिंधे जो था उसके दरबार में काम करते थे। तो जब वो फ्रांस लौटा तो ही कैरीड हिज पर्सनल सेविंग्स, और वो अपने साथ जो है अपनी निजी संपत्ति यहाँ से ले गया, जिसका मूल्य उस समय लगभग 4 लाख होता था। द सेम वाज द केस विथ क्लाउड मार्टिन, द सोल्जर सर्वेयर कमांडर बेस्ड इन लखनऊ,
यानी दूसरा एक ऐसा ही व्यक्ति थे क्लॉड मार्टिन, जो एक सोल्जर सैनिक भी थे, एक सर्वेयर यानी सर्वेक्षण करता भी थे और एक कमांडर भी थे, और वो लखनऊ में रहते थे, वहाँ के राजाओं को सहयोग करते थे। वह जो है इनफ वेल्थ को अपने साथ एकुमुलेट किया था, संचय किया था, है ना। उसको आगे जा कर के एक प्रसिद्ध वो फिनेंशियल बन गया, और उस पैसा से वो बहुत सारे काम किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी पैसा का खर्च जो है फिलान्थ्रोपिक पर्पज से खर्च किया गया, यानी कल्याणकारी कार्य पे उस पैसा को खर्च किया गया। द चीफ बेनिफिशियरीज वेयर द ला मैरिटेंस स्कूल्स इन लियोन्स, यानी लियोन्स में जो है ला मैरिटेंस स्कूल खोला गया, कोलकाता में, लखनऊ में भी स्कूल खोला गया, उस पर पैसा सबको खर्च किया गया। आगे देखिए, यहाँ कहता है जैसे द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डॉटेड विथ डाइवर्स कल्चर एंड डायरेक्शन। भारत का जो विशाल इतिहास है उस पे डाइवर्स